नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस। और आज हम इस खास मौके पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण शो लेकर आए हैं। और वो शो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि हम साल के अंत में हैं और कमोडिटी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। तो आज हम सेंटा पिक्स में आपको बताएंगे कि आपके लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी कमोडिटी है जहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, नए टारगेट क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं नवीन माथुर आनंद राठी के, हमारे साथ प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और साथ ही जय पुरोहित हैं जेएम फाइनेंशियल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल नवीन जी आपसे होगा। हम साल के अंत में हैं सर, और आप देखिए कि मार्केट किस तरह से वोलेटाइल हो रखा है, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे क्रूड का हो। शुरुआत हम गोल्ड से करते हैं और गोल्ड का प्राइस 9 महीने की ऊंचाई के आसपास घूम रहा है। अच्छी तेजी बीच में आई, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखा। क्या आपको लगता है कि गोल्ड में एक बड़ा बुल रन अभी बाकी है, या आपको लगता है कि मार्केट अभी रेंज में ही घूमता रहेगा? धन्यवाद मृत्युंजय, एंड विशिंग यू Merry Christmas to you and the entire crew of Z Business. Yes, definitely बहुत उथल पटल रही 2022 में कमोडिटी एंड इक्विटी मार्केट्स में, अगर दोनों मार्केट्स में बात करें और करेंसी में भी। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो गोल्ड डेफिनेटली एक सेफ हेवन के जैसे भी यूज में आया, और जब इन्फ्लेशन हेज का टाइम आया तो तब भी गोल्ड ने अपना वो चमत्कार दिखाया अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन बहुत कंसर्न रहा मृत्युंजय पिछले 6 महीनों के अंदर। उसकी वजह से जो ब्याज दरें बढ़ी अक्रॉस central banks in the world, including the Fed, the Eurozone, the Bank of England, and even in India, for that matter. और अभी जापान में भी उनको करना पड़ा। The Bank of Japan has done a hike. So I think उसकी वजह से हमने एक तो डॉलर में एप्रिसिएशन आते हुए देखा, और डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज में therefore हमने एक नीचे की तरफ रुझान देखा। पर अब लगता ये है मृत्युंजय के जो एक इंटरेस्ट रेट्स की साइकिल है वो मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल पे आके थोड़ा सा प्लेटू हो जाना चाहिए एक क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में। और क्योंकि अगर आप देखें तो क्रूड भी हाई से अब $80 और $85 के आसपास है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो रहा उसकी वजह से हमने ज्यादातर एक इन्फ्लेशन की वजह और एक करेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा इस साल में अभाव कम रहा, पर दो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं एंड द करेंसी फैक्टर, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो तेजी भी देखी, मंदी भी देखी। $1800 के आसपास के भाव हैं। लगता ये है मृत्युंजय कि मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर कैन बी पॉजिटिव फॉर द गोल्ड, from the reason that it might be the case with a lag effect. The recession might come in the global economies, and therefore against that recession the gold would act as an hedge. तो मेरा मानना यह है कि 1800 से लेके $1900 के आसपास की रेंज में गोल्ड को नेक्स्ट ईयर में एक ट्रेडिंग का पूरा एक बैंड जिसे कहते हैं वो मिलेगा। तो ट्रेंड नहीं है, थोड़ा सा एक बैंड में अगर देखें तो मेरे ख्याल से 1775 1800 would be on the low side। ट्रेडिंग का रेंज क्या होगा नवीन जी? ट्रेड कैसे करना चाहिए? ट्रेडिंग की कॉल आपकी क्या होगी आगे के लिए 3 से 6 महीने के लिए गोल्ड पर? इंडियन मार्केट्स में अगर एमसीएक्स की बात करें तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि एक्यूमुलेट करना चाहिए डिप्स पे। 54,000 का भाव है इस टाइम पे। टारगेट्स तकरीबन 50 मेरे ख्याल से 57 तक के देखे जा सकते हैं, 56,500 to 57,000, एंड द ड्यूरेशन वुड बी अ क्वार्टर टू 2 क्वार्टर्स। वॉलेटाइल है मार्केट, स्टॉप लॉस लगा के जरूर काम करिए। मेरे ख्याल से ओवरऑल ट्रेंड देयरफॉर इज on the international markets 1800 to 1900, and Indian markets it would be 52 to 57। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड पर ट्रेडिंग की भी, और नियर टर्म का टारगेट भी 56,500 का टारगेट आप 3 से 6 महीने के लिए दे रहे हैं। 52,300 का भाव मिले तो आप कह रहे हैं कि वहां पर बाइंग करनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 52,300 का भाव मिलेगा? पटनायक जी आप क्या कहेंगे?
बाइंग का लेवल मिल जाएगा 52,000 के आसपास का? देखिए, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आएगा अराउंड 54,000 बाय करने के लिए। मिथुन जी, मैं उतना लंबा नहीं वेट करूंगा और 54,000 के लेवल पे मैं सब इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करता हूं कि हम लोग थोड़ा एग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं गोल्ड। देखिए, मेरे को तीन ही है, मैं आपको तीन फटाफट लॉजिक बताता हूं। एक है कि हिस्ट्री में आप अभी भी देखोगे इंटरेस्ट रेट साइकिल्स हुए हैं, 8 बार ऐसे साइकिल हुए हैं मिथुन जय, और 8 बार हम लोगों ने देखा है जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल हाइक होता है तो गोल्ड के प्राइसेस पहले कम होते हैं, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द साइकिल जब इंटरेस्ट रेट की प्लेटू होना शुरू करता है या बंद होने के कगार पे होता है, तब गोल्ड एक नया हाई बनाता है। तो हम लोग एक्चुअली एक राइट पोजीशन पे, एक टाइम पे है जहां पे हम लोग एंटर कर सकते हैं गोल्ड में। एक वो है। सेकेंडली, गोल्ड ने बहुत लूज किया था अपना सेफ हेवन अपील टू डॉलर, और डॉलर इंडेक्स अभी लैंग्वेज कर रहा है 103 104 लेवल पे। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हाल फिलहाल में तेजी आएगी मेजरली, एंड दैट एक सेफ हेवन अपील के हिसाब से भी अपने को फ्लोज देखने को मिलेंगे ऑन गोल्ड। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी की मार कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी गोल्ड के ऊपर, क्योंकि जो एलोकेशन होता था वो क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड से निकल के ही क्रिप्टो करेंसी की तरफ से गया था, और यदि वो लोगों को वापस लाना है तो शायद से गोल्ड की तरफ आएगा। और ये तीन बहुत सॉलिड पॉइंट होते हैं फिर एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट करने के लिए। तो 54,000 के आसपास आता है तो गोल्ड जरूर खरीद के चलिए। मेरा टारगेट है 56,500 का, 57,000 का। हर एक चीज में मैं बोलता हूँ कमोडिटी में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, वो है 52,500 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम लगती है मुझे। ठीक है, तो आप भी तेजी में है और आपका भी जो आपकी जो कॉल है, आप कह रहे हैं कि गोल्ड आप 54,000 के आसपास खरीदिए, 56,500 का टारगेट होगा। नवीन जी भी कह रहे हैं गोल्ड में बाइंग का मौका है, और बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब गोल्ड का जो बुरा दौर है वो खत्म हो चुका है। अब गोल्ड के सेंटीमेंट यहां से मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया भर के हालात हैं ये आप कहा जा रहा है कि थोड़े बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं, लिहाजा ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। डॉलर का गिरना या यूएस में दरों का कम बढ़ना, ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हैं। नेगेटिव फैक्टर ये हैं कि जो बड़े फंड्स हैं वो बीच बीच में सेलिंग में आ जाते हैं, और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर जो एक महंगाई के खिलाफ गोल्ड की डिमांड होती है, जिसे हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं, अगर महंगाई कम होती है तो क्या उसका खामियाजा गोल्ड को भुगतना पड़ेगा? क्या कहेंगे जय पुरोहित जी आप? नमस्कार नितिन को और मैरी क्रिसमस। गोल्ड ओवरऑल जैसा कि नवीन जी ने बताया कि जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड में ही है, मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। फंडामेंटल्स काफी रोबस्ट है गोल्ड के लिए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो काफी कुछ फैक्टर्ड इन हो चुका है। जो इन्फ्लेशन कम होने की आप बात कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुका है प्राइस में। जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस नीचे आए हैं तो वो एक पॉजिटिव मतलब इन्फ्लेशन कम होने के लिए ही संकेत है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी प्राइसेस में दिख रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से इन्फ्लेशन कम होने की वजह से कोई ज्यादा बड़ा डिप आएगा गोल्ड में। अगर थोड़ा डिप आता भी है 53,500 के अराउंड आता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए, और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 56,500 से 57,000 तक के लिए सपोर्ट देगा। ओके, तो ये रहा, मतलब तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बाइंग का मौका हो सकता है। फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट मजबूत है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अब आते हैं चांदी पर, और नवीन जी आपसे मैं जानना चाहूंगा संक्षेप में सर, चांदी 70,000 के ऊपर इसी हफ्ते गई है, और ठीक ठाक रैली पिछले कुछ दिनों में चांदी में आई है। अगर आप चांदी की चाल को देखें तो आप देखिए कि इस साल चांदी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं शुरुआती दौर के मुकाबले अगर इसको देखा जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि चांदी के फंडामेंटल मजबूत बताए जा रहे हैं। ये कहा जाए इस साल देखिए 11% की तेजी एमसीएक्स सिल्वर में आई है, कॉमेक्स सिल्वर में 3% की तेजी, स्टॉक कम है चांदी का, उसका बड़ा इंपैक्ट है प्राइस के ऊपर दिख रहा है, आगे डिमांड बढ़ने की बात भी हो रही है। सिल्वर पर आपका आउटलुक क्या है और ट्रेडिंग का व्यू क्या है चांदी के ऊपर? मृत्युंजय, अगर आप देखें तो 71 मिलियन आउंसेस जो सिल्वर इंस्टीट्यूट ने आंकड़ा निकाला है, डेफिसिट दिख रहा है इस साल, एस्टिमेटेड डेफिसिट फॉर 2022। अगर वो डेफिसिट बरकरार रहता है तो डेफिनेटली, और ये फाइनल 22 का जब एस्टिमेट फाइनल होता है और अगर डेफिसिट का नंबर यही है या इससे बढ़कर आता है
तो मेरे ख्याल से एक तेजी या जंप देखा जा सकता है चांदी के भावों में। पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा मृत्युंजय के जो चांदी है वो एक इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी यूज होती है। तकरीबन 55 से 60% जो चांदी का डिमांड है वो इंडस्ट्रियल मेटल के तरफ जाता है। ओवरऑल डॉलर और मेरे ख्याल से डॉलर पर्टिकुलरली द डेफिसिट और द सरप्लस नंबर्स and at the same time how the economy progresses, whether it will be a soft landing or the hard landing of the global economy, hard landing of the global economy would determine the impact on the prices. Largely लगता ये है कि ज्यादा हार्ड लैंडिंग नहीं होगा सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव है चांदी के लिए। बट at the same time, the concerns are with respect to COVID back again, and we are seeing the volatility on the downside. Means we are seeing the markets trending on the downside for the last 5 to 8 days. So overall, therefore, अगर चाइना में कुछ मतलब कि मेजर इम्पैक्ट आता है कोविड का, जो सुनने में आ रहा है, तो लगता है कि चांदी की डिमांड कम होगी, इसलिए एक सीमित दायरे में रहेगा। ठीक है, 65,000 to 80,000 would be the range for the MC. Accumulate on dips would be the strategy. ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर हो गई है। 3 से 6 महीने का टारगेट आपका 85,000 तक ऊपर में है, 78,000 85,000 के रेंज में आप कह रहे हैं कि चांदी का प्राइस होगा, और 63,000 के आसपास अगर आपको दिखता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। पुरोहित जी, आपको भी लगता है कि चांदी में मौजूदा भाव के आसपास बाइंग का अच्छा मौका बन रहा है? जी मृत्युंजय जी, चांदी हमारा 2023 टॉपिक है, और इनफैक्ट जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट साइकिल कहीं ना कहीं पे पीक आउट हो सकता है आने वाले 6 से 8 महीने में, तो उसका बुलियंस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। डेफिनेटली जो कोविड केसेस बढ़ रहा है वो एक कंसर्न है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर वाइज है, टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो चांदी काफी स्ट्रांगली पॉइज्ड है, और 71,000 के ऊपर तो एक मेजर ब्रेकआउट है मंथली चार्ट में। इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर प्राइसेस आने वाले हफ्तों में, आने वाले 3 से 4 महीनों में गोल्ड प्राइसेस को आउट परफॉर्म करने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि चांदी यहाँ से अगर डिप आता है लगभग 65,000 तक, तो कोई अच्छा लेवल रहेगा, बाइंग करके चलना चाहिए। अपसाइड में 85,000। ठीक है, ओके। पटनायक जी, बिल्कुल संक्षेप में आप एग्री करते हैं नवीन जी से, पुरोहित जी से? आपको भी लगता है चांदी में अच्छा रिटर्न आगे मिल सकता है? बिल्कुल, मेरे को लगता है मृत्युंजय, मेरे को लगता है यदि चांदी 67,000 के आसपास आती है या 68,000 के नीचे भी जाती है, एक बार लेके चल सकते हैं, क्योंकि टारगेट तो मुझे इमीडिएट 71,000 भी दिखता है, उसके बाद 72-73,000 आने में कोई देरी नहीं लगेगी उसमें। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर, इस पर आप नजर रखिए। 64,000 का टारगेट, तीनों एक्सपर्ट एक ही पिच पर हैं, सबका ये मानना है कि सोने और चांदी में आगे तेजी बढ़ेगी। अब जरा संक्षेप में नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्रूड को लेकर के। क्रूड का मार्केट आप देखिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है इस साल, $139, कहां 80 के नीचे, इतना ज्यादा उठापटक हमने मार्केट में देखा है। अब यहां से, क्योंकि क्रूड में एक तो ये कहा जा रहा है कि रूस का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है, रूस पर कैप लगा है, प्राइस कैप लगा है, इंपोर्ट पर भी, एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगी है। डिमांड को लेकर अभी ऊपर नीचे वाली खबरें हैं, चाइना का कंसर्न सामने है। कच्चे तेल का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं? मृत्युंजय, अगर आप देखें तो WTI ने ईयर टू डेट, मतलब कि अभी जब पिछले साल 1 जनवरी से इस साल तक अभी तक तकरीबन 14% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं WTI ने। ब्रेंट ने तकरीबन 12.60 पॉजिटिव, एंड MCX पे अराउंड 15.5 to 16% पॉजिटिव। लार्जली क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट हुआ, रुपी डेप्रिशिएट हुआ, तो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से हमने इंडियन मार्केट्स में, पर्टिकुलरली MCX में तकरीबन 16% तक के देखे हैं। अगर आप देखें जून में WTI, the highest was $123 a barrel. $125 a barrel was Brent, and MCX touched in June 9,635. आज की डेट अगर आप जैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, तो ब्रेंट तकरीबन $83 के आसपास है, एंड WTI also is around $76-77. I think in this particular scenario, I would like to wait for some time to make a view for myself for the next year, because I think after the Christmas holidays and post this COVID stuff, people would know the economy would be.
राइट सर, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। आप कह रहे हैं कि क्रूड पर नजर रखनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी बढ़ सकती है क्योंकि फंडामेंटली क्रूड का मार्केट अब स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। आप जरा बताएं प्रथमेश प्रीतम जी कि क्रूड में जो हमने ट्रेंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल देखा है, अब अगर ट्रेड करना हो तो क्या करंट मार्केट प्राइस के आसपास मार्केट फेवरेबल है ट्रेडिंग के लिहाज से, या आपको लगता है कि 6000 के आसपास का भाव मिले तभी एंट्री लेनी चाहिए पोजिशनल ट्रेडर को? तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये थोड़े हायर एंड ऑफ द रेंज में। मुझे लगता है इंटरनेशनल प्राइसेस में बात करूं तो $70 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस मेरे को लगता है $80-84 के आसपास का है। तो हम लोग हायर एंड पे, तो मैं यदि ट्रेड करना चाहूंगा बाई की ट्रेड के हिसाब से, तो मैं 6200 का लेवल का वेट करूंगा जहां पे मैं एंट्री करूंगा, और 6750 लेवल इज अ गुड लेवल टू एग्जिट उसके बाद ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। चलिए अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मेटल में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में फंडामेंटल, टेक्निकल और प्राइस टारगेट बताने के लिए। अब पुरोहित जी आप बताइए जरा, मेटल की बात करते हैं। कॉपर में हमने देखा कि चीन की चिंता के बावजूद कॉपर के दाम काफी बढ़े, 6 महीने की ऊंचाई पर दाम पहुंच गए क्योंकि डॉलर वीक हुआ था, उसका फायदा मिला, स्टॉक कम था, उसका फायदा मिला। अब यहां से आपको कॉपर का आउटलुक क्या दिख रहा है और कॉपर में क्या ट्रेड अब लेना चाहिए? देखिए, ओवरऑल अगर देखेंगे तो अभी भी फंडामेंटल्स कॉपर के प्राइस के फेवर में ही है। साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज में अभी भी जो इश्यूज चल रहा है उसकी वजह से सप्लाई कम ही रहेगा, और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो कॉपर ग्रीन एनर्जी के लिए भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। टेक्निकली आउट परफॉर्मेंस जबरदस्त ऑलरेडी देखने के लिए मिला है, तो मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस और रहेगा, और कॉपर में आने वाले 3 से 4 महीने में हम लोग 800 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो थोड़ा डिप अगर आता है 680 670 के अराउंड, तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। 620 का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में 800 प्लस के टारगेट। नवीन जी आप सहमत हैं? आपको भी लगता है कि बेशक अभी चीन की चिंता सामने हो कोविड की वजह से, लेकिन कॉपर के जो सेंटीमेंट हैं वो मजबूत हैं, और जैसे ही थोड़ा बहुत मौका मिलेगा कॉपर को ये देखने का कि अब डिमांड बढ़ रही है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। क्या करें कॉपर में, आपको क्या लगता है? पॉजिटिव है मृत्युंजय कॉपर के लिए। इंडस्ट्रियल मेटल ओवरऑल के बारे में तो नहीं कह सकता, पर लेकिन हाँ पर्टिकुलरली कॉपर को लेकर थोड़ा डेफिसिट का सिनेरियो भी रहेगा 2022 में। कैरी ओवर स्टॉक्स जो हैं, पर्टिकुलरली वर्ल्ड इन्वेंट्रीज ऑन द कॉपर हैज बीन क्वाइट डेफिसिट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ी सी तेजी बनी रहेगी, पर बहुत हद तक डिपेंडेंट रहेगा कि कैसा रहता है ग्लोबल ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, एंड पर्टिकुलरली चाइना में किस तरह से इकोनॉमी पैन आउट होती है। मतलब कि अगर आप पीछे के टाइम हिस्ट्री को देखें तो जब भी इन्वर्टेड यील्ड्स हुई हैं उसके बाद हमने एक रिसेशन देखा है। तो ये अगर रिसेशन सॉफ्ट होता है तब इंडस्ट्रियल मेटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर थोड़ा सा हार्ड होगा तो हो सकता है कि पूरे इंडस्ट्रियल मेटल पैक में नेगेटिव हो। पर डिप्स पे बाय करना चाहिए 650 के आसपास, 675 के आसपास। अगर अभी आप देखें तो भाव तकरीबन 710 715 के आसपास चल रहे हैं। टारगेट जो है वो 820 का लगाएं, और स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 600 या 605 के आसपास का लगा के चले। थोड़ा टफ है नीचे इतने स्तरों पर आना, बट दैट इज वेयर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज देयर अराउंड 650 टू 675। ओके, तो आपका 3 से 6 महीने का टारगेट 820 रुपए का है, और आप कह रहे हैं कि 650 675 के रेंज में दिखे तो आप बाइंग करें, और आपको 820 का टारगेट दिख सकता है। पटनायक जी आप भी सहमत हैं पुरोहित जी से, नवीन जी से? आपको भी लगता है कि कॉपर में कोई रिस्क नहीं है, और अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आ जाए तो आपके लिए ना सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी बाइंग का एक अच्छा मौका बनेगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि थोड़ा न्यूज फ्लोज कोविड के चलते और रिसेशन के चलते थोड़ा नेगेटिव रहेगा। एंड आप देखिए पूरे मेटल पैक्स में कॉपर ही एक मेटल है जिसमें इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं था, बट फिर भी करेक्शन आया है, बट उस सिवियरिटी पे नहीं आया जितना हमने बाकी मेटल्स में बहुत देखा हुआ है।
मैं तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन हूं उनके व्यू से। मेरे को लगता है कि हम लोग कॉपर यदि 720 के लेवल पे आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 750 का, पर टारगेट प्राइस रहेगा 670 का। ये मैंने इस पीरियड में बोला। और एक बार 650 और 670 के लेवल पे आता है तो वहां से वापस अगेन हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। बट इन द नियर टर्म मुझे लगता है न्यूज फ्लो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, मार्केट भी आपने देखा है थोड़ा वीक है, एंड उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कॉपर प्राइसेस पे जरूर आएगा। तो अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि बेचें। ओहो, अच्छा, तो उन दोनों की राय मतलब बाइंग की है, आप कह रहे हैं कि बिकवाली। तो सर बीच का रास्ता क्या निकाला जाए ताकि दर्शक हमारे कंफ्यूज ना हो? बताइए। रास्ता ये है कि 670 के आसपास खरीद के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बीच का रास्ता ये भी तो हो सकता है कि अभी बेच दें। वो भी है, बिल्कुल। अच्छा, दोनों है, ठीक है। मतलब 670 आने के बाद आप भी बुलिश हैं, मतलब उसके बाद आपको लगता है कि हाँ तेजी रहेगी, राइट? ओके, तो ठीक है। दो लोग कह रहे हैं बाइंग में और पटनायक जी कह रहे हैं कि आप 670 के टारगेट के लिए बेच सकते हैं। तो आप दोनों कॉल फॉलो कर सकते हैं, लेवल अलग अलग हैं, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो भी ट्रेड लें ये ध्यान रखिए कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का ट्रेड हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का ट्रेड हो, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है और ऐसे में बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड आपके लिए जोखिम भरा सौदा हो सकता है। इस पर आप नजर बनाकर चलें। नवीन जी, आखिरी 30 सेकंड में आपका कमेंट, चूंकि राय अलग अलग हो गई सर, तो कुछ बीच का रास्ता बताइए आप। आने दीजिए 650 पे। प्रीतम भी कह रहे हैं ना बाय करने के नहीं है, हम भी 650 670 पे कह रहे हैं बाय करने के नहीं है। तो प्रीतम कह रहे हैं कि आपको दोनों तरफ का मौका मिलेगा, पहले नीचे का खाइए, फिर जब 650 पे आइए तो ऊपर तेजी लीजिए। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आने मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेवल आप देख लीजिए, नवीन जी का भी लेवल 650 है, तो नवीन जी कह रहे हैं कि तब तक रुकिए, और पटनायक जी कह रहे हैं कि अगर आप ना भी रुके तब भी काम चल सकता है, आप यहाँ बेच भी दें वहां खरीद लें। तो कुल मिलाकर लेवल का पूरा खेल है, लेवल आपको अलग अलग दिए जा रहे हैं, इस पर आप गौर कीजिए, ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया प्रीतम पटनायक जी आपका, नवीन माथुर जी आपका और जय पुरोहित जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।